गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। कैसी हो मेरे लर्नर्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी हर दिन कुछ नया सीखने की। और मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। और आज हम अपना जो हमने इकोनॉमिक्स का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, बहुत क्रूशल टॉपिक है वो हमारा इन्फ्लेशन के अंदर हम डिफ्लेशन तक लास्ट में पढ़ चुके थे कि डिफ्लेशन क्या होती है, डिसइन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या। और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो डिफ्लेशन का सॉल्यूशन होने वाला है, जिसको मैंने आप पिछले बार में बता दिया था कि रिफ्लेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए चलते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। चलिए बिगिन। अब हम बात करने वाले थे कि रिफ्लेशन होती क्या है। रिफ्लेशन के बारे में बात करें। रिफ्लेशन एक सॉल्यूशन है जो इसका सॉल्यूशन है किसका, डिफ्लेशन का। सॉल्यूशन दो तरह से पैदा होता है, मॉनिटरी, दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। दोनों पॉलिसी के अंदर कुछ भी चेंजेस आता है तो वो एक तरह से इम्पैक्टफुल होता है किसके ऊपर, डिफ्लेशन के ऊपर। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के ऊपर दोनों पे इम्पैक्ट करता है। और मॉनिटरी क्या होता है, मॉनिटरी जिसके ऊपर मॉनिटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल होता है। आरबीआई फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिर वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। इनके बारे में आप डेफिनेशन देख रहे हो अपनी पीपीटी के अंदर, आप इस डेफिनेशन देख रहे हो तो डेफिनेशन को रिटार्ट करो तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैंने सिंपल और कंसाइज वे में लिखे तो आपको आई होप आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करती है इन्फ्लेशन के ऊपर, कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका। आरबीआई क्या होता है, आरबीआई होता है फादर ऑफ ऑल बैंक। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है कैसे, लोन को सस्ता और महंगा करके। जैसे उसको आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है अपनी इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या करेगी, वो लोन दे रही थी 6% पे, तो क्या करेगी 6% से वो 4 कट ऑफ कर देगी, उसको 4% पे देगी। अगर लोन सस्ता मिलेगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। लोन सस्ता मिलेगा तो कमर्शियल बैंक क्या लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे किससे, आरबीआई से लेंगे किसको, लोग हैं जिनको घर बनाना है, जिनको गाड़ी लेनी है, जिनको अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना है, बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, उनको क्या है, उनको लोन सस्ते में मिलेगा तो वो आगे री इन्वेस्ट करेंगे। तो उनको री इन्वेस्ट करके उससे जो वो पैसा कमाएंगे उससे क्या करेंगे, उससे उनको रीपे कर पाएंगे बैंक को लोन। तो क्या है, उससे डिमांड जनरेट हो रही है, उससे क्या है, लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। अगर लोन सस्ता, जैसे मैं हूँ, मुझे लोन सस्ता मिलेगा, मुझे हाउसिंग लोन चाहिए, मुझे 11%, मुझे पहले मिल रहा था 14% पे, मुझे मिलेगा 11% में, तो मुझे लोन क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो मैं क्या लूंगा, लोन लूंगा। अगर मुझे लोन सस्ता मिल रहा है एज कम्पेयर टू दी एनबीएफसी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहाँ से मुझे सस्ता मिल रहा है कमर्शियल बैंक से ही लोन, तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं कमर्शियल बैंक से ही लोन लूँगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक सस्ता लोन प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू दी एनबीएफसी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो क्या, अगर इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल शब्दों में कहूँगा इसको कि आरबीआई सस्ता लोन देगा तो क्या होगा, सस्ता लोन देगा तो उससे क्या, मनी सप्लाई बढ़ेगा, उससे तो लोगों की जेब में पैसा पहुंचेगा, तो लोग खर्च करेंगे तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो वो डिमांड जनरेट होगी, तो लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो लोगों को वेजेस प्रोवाइड होंगे तो उनकी भी स्पेंडिंग पावर से डिमांड जनरेट होगी पूरी इकोनॉमी के अंदर। ये टॉपिक समझ में आ रहे हो। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को 2 मिनट पीछे ले जाके इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके बहुत प्यारी तरीके से, प्यार से इसको समझने की कोशिश करोगे, अपने दिमाग की, अपनी कानों की खिड़कियां खोल लोगे तुम, अपने जो तुम्हारे इधर उधर जो सोशल इन्वायरमेंट से, तो तुम्हारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा रोक के इनके बारे में बारीकी से सोचोगे तो आइए, ये टॉपिक इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। बस क्या है, कुछ लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। मुझे पता है कि आप सब समझ ही गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि फिस्कल पॉलिसी से क्या चेंजेस आते हैं। जैसे फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर में को इम्प्रूव करने के लिए कैपेक्स लिया। बजट के अंदर क्या है, कैपेक्स आया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए तो करेंगे। अगर उनको ब्रिज और हाईवेज बनाने हैं तो क्या चाहिए, उनको लेबर चाहिए, तो लेबर को वेजेस प्रोवाइड करेंगे, इंजीनियर को हायर करेंगे, सिविल इंजीनियर को हायर करेंगे, ब्रिज का मैपिंग करेंगे, तो क्या उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड जनरेट होगी। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं टैक्सेशन के ऊपर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं टैक्सेशन के ऊपर। मनी सप्लाई को बढ़ाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा,
को लो करना पड़ेगा। टैक्स 2.5 लाख तक पे एग्जाम्पशन थी, 2.5 लाख से ऊपर नहीं था, अब वो एग्जाम्पल 3 लाख पे कर दी गई है, 3 लाख पे कर दी गई है। और अगर टैक्स कम लगाया जाएगा, पहले बहुत हाई टैक्स था, अब टैक्स को लो कर दिया जाए तो क्या कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ज़्यादा खर्चा करेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे ज़्यादा खर्चा करेगा तो उसकी डिमांड भी जनरेट होगी, वो अपनी चीज़ों को वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारा खर्चा करेगा। कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए रिवाइंड करके उसको दोबारा से देखो और समझो क्या कहना चाहता हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रूफ्लेशन होती क्या है कि सर आप तो स्क्रू कस रहे हो क्या, कोई स्क्रू, ये कैसी इन्फ्लेशन हुई, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं स्क्रूफ्लेशन होती क्या है। सेट 1 की हम बात कर रहे हैं, सम गुड्स, जैसे सेट 1 के अंदर देखा जाता है कि सम गुड्स और सर्विस के प्राइस बढ़ गए हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन देखी गई है, तो वो होता है। सेट 2 क्या होता है, अगर प्राइस न्यूट्रल है मतलब इन्फ्लेशन ना बढ़ी है ना घटी है, पिछले साल जितनी थी उतनी ही है, मतलब बढ़ी नहीं है, तो न्यूट्रल है। और सेट 3 में क्या देगा, सेट 3 में सिचुएशन कौन सी आती है, डिफ्लेशन वाली, मतलब क्या कमोडिटी के प्राइस घट रहे हैं, तो उसके पीछे के रीजन मैं आपको डिफ्लेशन के अंदर ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये होता क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में, इसके पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये 2 तरह के होते हैं, जब बेसिकली 2 तरह के होते हैं। टू बेसिस के बारे में बात करेंगे, पहले कॉसेस क्या होते हैं उसके और रेट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कॉसेस और इन्फ्लेशन क्या होता है, पहला होता है डिमांड पुल, दूसरा होता है कॉस्ट पुल। डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड पुल क्या होता है, ऐसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव स्नीकर्स है, उसकी डिमांड जो है वो हाई है तो उसके प्राइस क्या है, उसके प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। मतलब जैसे डिमांड हाई, सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगा प्रोडक्शन बना ही नहीं पा रहा, भाई इतनी ज़्यादा डिमांड है, हम इतनी ज़्यादा डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता मैन्युफैक्चर, तो वो क्या करेगा, वो कमोडिटी को उतने रखेगा और उनका प्राइस बढ़ाएगा जिससे वो डिमांड को न्यूट्रल कर सके। तो वो क्या है वो एक डिमांड के अंदर हाई होने की वजह से एक डिमांड पुल देखा गया, तो उसको क्या कहते हैं, डिमांड पुल कहते हैं, जिससे क्या है डिमांड के बढ़ने से किसी कमोडिटी के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़े। कॉस्ट पुल क्या होता है, कॉस्ट पुल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉस्ट पुल मेरा फेवरेट है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको जानने में, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कॉस्ट पुल क्या है, जैसे हम बचपन में घूमते थे, आप और हम सब बचपन सबने अपना चाइल्डहुड बहुत अच्छा बिताया है और बहुत सारे बच्चे अभी भी नाराज़ होते होंगे अपने चाइल्डहुड को लेकर, तो नाराज़ होने के बाद में आपका हमारा बचपन बहुत अच्छा रहा है। आप आज के बच्चों को देख रहे हो, उनका बचपन बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड है, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया अपने टाइम के अंदर, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो कि क्या इम्प्रूव कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। कॉस्ट पुश क्या होता है, जैसे हम बचपन में गुब्बारे लाते थे खेलने के लिए गुब्बारे लाते थे, तो वो गुब्बारा आता था 5 रुपए का, 5 से 10 हो गया, 20 हो गया, आज 20-25 का एक मिलता है। तो वो क्या है, पहले उनसे पूछोगे तो कहेंगे भाई पहले हम सिलेंडर भरते थे, वो $10 का, वो 100 रुपये का भरता था, आज वो सिलेंडर 200 रुपये का बढ़ रहा है, तो इसी वजह से हमारे बलून की कॉस्ट पर फर्क आया। तो क्या है, किसी एक सर्विस, किसी एक कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से किसी फाइनल गुड, किसी भी इंटरमीडिएट गुड की कमोडिटी पे इम्पैक्ट पड़ना, वही एक कॉस्ट पुश कहलाता है। जैसे बलून का प्राइस क्या हो गया, 5 रुपये से 25 रुपये का, तो वो क्या है, कॉस्ट पुश देखा गया है किसके अंदर, उस कमोडिटी, उस प्राइस के अंदर। अब हम स्ट्रक्चरल पुश बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा इसको हार्ड समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नाम थोड़े से इसके हाई अजीब से, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चरल पुश के अंदर क्या होता है, जैसे वेजीज है, अगर वेजी, मेरे साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो कह रहे हैं कि सर हम आपके फैक्ट्री के अंदर 4 साल से काम कर रहे हैं, आज आप हमारी दिहाड़ी को बढ़ा दीजिए, आप हमारी वेजेस को बढ़ा दीजिए। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हैं, बहुत साल से काम कर रहे हैं कि वेजेस बढ़ा देता हूँ, तो इनकी मैं वेजेस बढ़ा दूंगा। तो उस वेजेस के बढ़ाने से मेरे जो अब अगर मैंने वेजेस बढ़ा दिए तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी कॉस्ट कहाँ से निकालूंगा, मैं उसका मार्जिन कहाँ से निकालूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट से उसका मार्जिन निकालूंगा। तो वो क्या है, ये उससे क्या है, एक कमोडिटी के प्राइस पे हाई देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द वेजेस, हाई वेजेस। तो क्या होगा, ये बिल्ट इन नेचुरल है, ये नेचुरल हो जाए, स्ट्रक्चरल पुश बहुत ज़्यादा नेचुरल है, तो आप हर जगह देखते होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं रेट्स फॉर मेन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे।
थैंक यू। विद दिस नोट आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टिल बाय।